और अब आज की अगली कहानी, अमेरिका और ईरान की लड़ाई का आज 21वां दिन है। पश्चिम एशिया में त्राहिमाम मची हुई है। तेल पर कब्जे की लड़ाई में पूरी दुनिया की कमर तोड़ कर रख दी है। कहने को तो ईरान लोहा ले रहा है अमेरिका और इजराइल से, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर चीन भी है। ईरान की भरपूर वो मदद कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को फंसाने के लिए चीनी ड्रैगन ने दुनिया के नक्शे पर एक और फ्लैश पॉइंट बनाकर हलचल शुरू कर दी है। इस इलाके में छोटी सी चिंगारी अब तीसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकती है। पूरी दुनिया की नजर ड्रैगन की उस चाल पर है जो ताइवान को निगलने के लिए चली जा रही है। आज की तारीख में पश्चिम एशिया के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव है, सबकी निगाहें वहां पर टिकी हैं। तो वहीं चीनी सागर का ताइवान स्ट्रेट में भी अचानक से अब टेंशन बढ़ गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की एक्टिविटी अचानक यहां पर बहुत तेज हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वो वाकई में अपने पड़ोसी ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने सबको चौंकाया। वहीं बीजिंग कह रहा है कि अमेरिका बेवजह खतरे का हुआ खड़ा कर रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने का एक प्लान बना लिया है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर गाजा पर बीते दिनों पर कब्जा किया, क्या वही तरीका चीन अब ताइवान पर आजमाने वाला है। 18 मार्च को ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में के आसपास चीन के 36 फाइटर्स, 8 वॉरशिप और 1 शिप देखे गए। 36 में से 24 फाइटर्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ का उल्लंघन किया। पिछले 2 सालों में चीन ने 3500 से ज्यादा बार ताइवान के ADIZ का उल्लंघन किया है। चीन पीएलए के युद्धाभ्यास का इसको हिस्सा बताता है, लेकिन दुनिया इसे हमले की रिहर्सल मान रही है। आखिर चीन ताइवान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, ये भी आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले समझिए कि ताइवान चीन में जारी विवाद का साइड इफेक्ट किस तरीके से व्हाइट हाउस में अब दिखाई दे रहा है। खाड़ी में जारी महाजंग के बीच बीती रात व्हाइट हाउस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हाई वोल्टेज मीटिंग हुई तो मुद्दा इंडो पैसिफिक इलाके में सुरक्षा का भी उठा। पीएम ताकाइची ने ट्रंप को याद दिलाया कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा माहौल बहुत गंभीर है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूं कि केवल डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया भर में शांति हासिल कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई साझेदारों तक पहुंच बनाने के लिए तैयार हूं, ताकि हम अपने उद्देश्यों को साथ मिलकर हासिल कर सकें। जब बात पूरे इंडो पैसिफिक की होती है, नॉर्थ कोरिया से लेकर ताइवान की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। 6 दिन पहले उत्तर कोरिया ने सुनान इलाके से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान सागर में दागी। वहीं जापान के लिए ताइवान का अस्तित्व भी उसकी अपनी सुरक्षा से जुड़ा है। ताकाइची पहले भी जापानी संसद में कह चुकी हैं कि ताइवान पर हमला या घेराबंदी जापान के लिए अस्तित्व का खतरा हो सकता है। अब समझिए चीन ताइवान विवाद में अमेरिका कहां है। अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार सप्लायर है। अमेरिका ताइवान में कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। अमेरिका ताइवान के बीच कोई रक्षा संधि भी नहीं है। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। और अब समझिए आखिर ताइवान पर चीन की गिद्ध दृष्टि क्यों है। दरअसल ताइवान सिर्फ जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, यह दुनिया का सिलिकॉन हब है। हमारे आपके हाथ में मौजूद मोबाइल से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सब ताइवान के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ताइवान
दुनिया की 90% सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाता है। TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो किला है जिसे चीन फतेह करना चाहता है। साल 2025 में ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में TSMC की हिस्सेदारी करीब 70% की थी, जो अपने नजदीकी कॉम्पिटिटर सैमसंग के मार्केट शेयर से करीब 10 गुना ज्यादा है। अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। जाहिर है, कारें, स्मार्टफोन से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान, यहां तक कि सैटेलाइट्स, सब ठप पड़ सकते हैं, सब चीन के इशारे पर रह जाएंगे। और यही ताइवान का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका एक विद्रोही प्रांत है, जिससे वो वन चाइना पॉलिसी के तहत वापस लेकर रहेगा, चाहे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना उसे करना पड़े। वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है। अमेरिका से लेकर जापान और साउथ कोरिया तक सब ताइवान की चिप की इस ताकत को समझते हैं और ताइवान को लगता है कि ये देश उसका ही साथ देंगे। ताइवान को लेकर अमेरिका का स्टैंड अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। अभी तक जो स्टैंड है अमेरिका का, वो ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का है, यानी रणनीतिक तौर पर साफ नहीं की नीति। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ताइवान में अभी तक कोई रक्षा समझौता नहीं है। हालांकि ट्रंप से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो कई बार कह चुके थे कि हमला होने पर अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। लेकिन अब जब अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ युद्ध में खुद फंस गया है, तो बड़ा सवाल है इन हालातों पर अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया, तब ट्रंप अपने प्रेडिसेसर की वादे को क्या पूरा कर पाएंगे। ताइवान भी चीन की इस चाल को भांप रहा है और यही वजह है कि ताइवान ने गाजा के हालात से सबक लेते हुए अपनी सैन्य रणनीति बदल दी है। अपनी सैन्य शक्ति को एसिमेट्रिक वॉरफेयर में वो बदल रहा है। ईरान ने जिस तरह सस्ते ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेस को तबाह किया, ताइवान भी अब उसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ताइवान अब हर साल 1 लाख मिलिट्री ग्रेड ड्रोन बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और बड़ी खबर ये आ गई है, इसी में एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन के खतरे को लेकर ताइवान ने अब बड़ी प्लानिंग कर ली है। अगले 2 सालों में 50,000 ड्रोन ताइवान बनाएगा। 2026 में 11,270 ड्रोन बनाएगा ताइवान और 2027 में 37,480 ड्रोन बनाने की योजना है। यानी अगले 2 सालों में 50,000 ड्रोन की सेना ताइवान खड़ा करना चाहता है। मेनलैंड चाइना से ताइवान की दूरी करीब 125 किलोमीटर के आसपास है और यही वजह है कि ताइवान को ड्रोन पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है। ताइवान 4 तरह के ड्रोन बना रहा है। पहला है टाइप ए ड्रोन। ऐसे 34,000 ड्रोन ताइवान बना रहा है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर होगी। ये 2.5 किलोग्राम का वॉरहेड 30 मिनट की उड़ान में दुश्मन के टारगेट पर अटैक कर सकता है। दूसरा है टाइप बी ड्रोन। ऐसे 4300 ड्रोन बनाए जा रहे हैं जिनकी रेंज 25 किलोमीटर की होगी और ये 10 किलोग्राम वॉरहेड लेकर 1 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। तीसरा टाइप सी ड्रोन है जो 3,950 बनाए जाएंगे। इनकी रेंज 90 किलोमीटर तक है और ये 10 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 2 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम होंगे। जबकि चौथा टाइप डी ड्रोन है जो कि सबसे ज्यादा घातक है। ऐसे 700 ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी और ये 2.5 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। ये कितने किलो का वॉरहेड ले जाएंगे इसका खुलासा नहीं किया गया है सैन्य कारणों से। यानी ताइवान ने अपनी कमर कस ली है। अब बात पश्चिम एशिया में जारी जंग की कर लेते हैं, जिसका आज 21वां दिन है और एक बड़ी खबर वहां से भी आ रही है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने पहली बार नए बने धार्मिक नेता मुस्तफा खामेनेई का वीडियो फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में मुस्तफा धार्मिक लेक्चर दिखाई देते हैं। पूरे वीडियो में वो कभी कुर्सी पर तो कभी जमीन पर बैठे दिखते हैं। ऐसे में उनके पैरों में जख्म की बात साफ नहीं हो पाती। दरअसल मुस्तफा खामेनेई युद्ध के शुरुआत के बाद से अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन इस बीच मुस्तफा को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि मुस्तफा हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनके पैरों में गंभीर चोट आई है। वैसे ये वीडियो कितना पुराना है ये भी साफ नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ईरानी मीडिया तो ये वीडियो शेयर करने की जरूरत उसको क्यों पड़ रही है। IRGC ने ईरान के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-35 को मार गिराने का बड़ा दावा किया है।
इस हमले में ईरान के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माजिद का इस्तेमाल किया गया। वहीं अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसके F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, पायलट उसका बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा, जी हाँ पहली बार होगा, जब दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर F-35 को किसी जमीन से दागी गई मिसाइल ने मार गिराया हो। F-35 को क्यों दुश्मन का काल बताया जाता है, ये भी अब आप समझ लीजिए। F-35 सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। ये फाइटर 1931 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। एक उड़ान में ये 2220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें लगे हथियारों की बात करें तो ये AIM-120 और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक करने में सक्षम है। स्टेल्थ मोड में F-35 5700 पाउंड तक हथियार ले जाता है, जबकि नॉन स्टेल्थ मोड में अपने साथ 18,000 पाउंड तक वेपन कैरी कर सकता है। F-35 में न्यूक्लियर अटैक करने की भी क्षमता है। दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन इसको कहते हैं। अब तक 1000 से ज्यादा F-35 फाइटर कंपनी बना चुकी हैं, जिनका 15 से ज्यादा देश इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दुनिया का सबसे काबिल फाइटर जेट इसको कहते हैं, और उसको ईरान ने जमीन से फायर करके मार गिराया। F-35 का खबर जैसे ही ईरान के मार गिराने की आई, उसके बाद अमेरिकी सेना और चुस्त दुरुस्त हो गई। एक और बड़ी खबर आ गई, अमेरिका द्वारा बदला लेने की इस खबर में एक बहुत बड़ी खबर आई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सबसे बड़े चेहरों में से एक और जनरल अली मोहम्मद नैनी को मार गिराया गया है। IRGC ने इस खबर की पुष्टि की है। जनरल नैनी ने अपने आखिरी बयान में कहा था कि इजराइल और PM बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान की मिसाइल क्षमता अपने चरम पर है और दुश्मन को जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर, मुस्लिम वर्ल्ड में अलग थलग पड़े ईरान को श्रीलंका से सपोर्ट मिल गया है। ट्रंप के लिए यह बड़ा झटका है। खबर यह कि श्रीलंका ने अमेरिकी फाइटर्स को अपने इलाके में उतरने की इजाजत नहीं दी है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका की संसद को बताया कि अमेरिका के 2 फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए 4 और 8 मार्च को अनुरोध किया गया था, जिसे मना कर दिया गया। अमेरिका ने श्रीलंका के दक्षिण पूर्व स्थित मत्ताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 लड़ाकू विमानों को उतारने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले अमेरिका तुर्की और स्पेन से भी मदद मांग चुका है, जो वो इनकार कर चुके कि हम लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब बात कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की करते हैं। राजपाल यादव पर प्रीति मेहरा जी का पोस्ट आया है। भारत में कानून सबके लिए बराबर है या फिर बराबरी भी स्टेटस देखकर तय होती है? किसी कॉमन मैन के भी इतने चेक बाउंस होते तब भी कानून क्या नरम दिखाई देता? दूसरा व्यू LPG क्राइसिस पर है अरुण विजय का। प्रवासी मजदूरों की कुंडली में अखंड पलायन का योग। सवाल बस यही है कि काम के समय आवश्यक और संकट में अदृश्य क्यों हो जाते हैं ये लोग। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।